आज की अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स के लेक्चर में हम करेंगे पैनल डाटा एनालिसिस। ठीक है जी। जो पैनल डाटा एनालिसिस है वो डिफरेंट है सेकेंडरी डाटा एनालिसिस से और प्राइमरी डाटा एनालिसिस से, जो कि हम पहले कर रहे थे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पैनल डाटा यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैनल डाटा के इसके एडवांटेजेस क्या है। जो पहला एडवांटेज है इसमें ये है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होती है, वो ग्रेटर होती है। एज लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ग्रेटर होती है। ठीक है, तो चांसेस है बेटर एस्टिमेशन के, बेटर एस्टिमेशन होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें जो है कभी कभी सर्टेन सर्कमस्टेंसेज जो है उसमें क्या होता है, उसमें सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में जो कुछ वेरिएबल्स ओमिटेड हो जाते हैं, ओमिटेड वेरिएबल की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम किया जा सकता है। जो ओमिटेड वेरिएबल की प्रॉब्लम है, ओमिटेड वेरिएबल्स कैन बी ओवरकम। ठीक है जी। दूसरा क्या है, कुछ वेरिएबल्स अगर आप नहीं लेते तो फिर भी जो है वो चल जाता है, गुजारा हो जाता है, एनालिसिस के रिजल्ट जो है वो अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, फिर जो अब हमने आगे क्या करना, हमने देखना कि पैनल डाटा जो एनालिसिस है वो करते कैसे, पैनल डाटा एनालिसिस जो है वो करते कैसे। अच्छा, पैनल डाटा एनालिसिस में हम लोग बेसिकली देख सकते हैं, एक मेथड है उसको बोलते हैं लीनियर पैनल डाटा मॉडल। लीनियर पैनल डाटा मॉडल, जो लीनियर पैनल डाटा मॉडल है, ठीक है, इसमें सिंपल लीनियर मॉडल होता है। ठीक है, डाटा जो है वो होमोजीनस होता है। ठीक, सिंपल लीनियर मॉडल क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बाय आई टी इज इक्वल टू ए प्लस बीटा एक्स आई टी प्लस म्यू आई टी। अच्छा जी, इसमें क्या है, अब देखिएगा जो अल्फा है, जो हमारा इंटरसेप्ट है, वो क्या होता है, वो सबके लिए सेम होता है। इंटरसेप्ट विल बी सेम फॉर ऑल यूनिट्स। ठीक है, फॉर ऑल यूनिट्स एंड टाइम। अब इसमें हमारे पास जो देखिए ये आई है और टी है। आई क्या है, आई का मतलब है क्रॉस सेक्शन, और टी का टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है जी, आई टाइम पीरियड है और टी जो है, सॉरी टी जो है वो टाइम पीरियड है, आई जो है वो क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अच्छा ये है होमोजीनस डाटा के लिए। कौन से, ये जो मॉडल है ये होमोजीनस डाटा के लिए, होमोजीनस डाटा। अब अगर हमारा डाटा हेट्रोजीनस है, अगर हमारा डाटा जो है वो हेट्रोजीनस होगा तो फिर क्या होगा, देखिएगा हमारा इसी मॉडल को मैं लिखूंगा बाय आई टी एल्फा आई प्लस बीटा एक्स आई टी प्लस म्यू आई टी। अब आप देखिएगा कि ये हेट्रोजीनस डाटा
के लिए होगा, और इसमें जो अल्फा है वो हर आई के लिए डिफरेंट होगा। अल्फा डिफरेंट होगा फॉर ईच आई, जिसे हम ईच क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, या ईच जो है वो सब ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। होमोजीनियस डाटा का मतलब है कि हमारे पास जितने कंट्रीज हैं वो सारे एक ही पैरामीटर, एक ही क्वालिटी वाले। जैसे मैं अगर कहूँ हाई इनकम कंट्रीज, तो हाई इनकम कंट्रीज, रिच कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, ये सारे कंट्री एक जैसे। अगर मैं ये इकट्ठे, अगर मैं एनालिसिस में सिर्फ हाई इनकम कंट्री ले रहा हूं तो इसे बोलेंगे होमोजीनस। अगर मैं एनालिसिस में सारे रिच कंट्रीज ले रहा हूं तो इसको बोलेंगे होमोजीनस। अच्छा, अब हेट्रोजीनस क्या है? हेट्रोजीनस जो है वो क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं हेट्रोजीनस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं लोड रिच कंट्री और पुअर कंट्री इकट्ठे ले लेता हूं एनालिसिस के लिए, तो ये डाटा कौन सा होगा? ठीक है, लो इनकम और रिच कंट्रीज इकट्ठे लूंगा तो फिर ये डाटा जो है वो हेट्रोजीनस हो जाएगा। जब एक ही तरह का जो है वो हम कंट्रीज का डाटा नहीं लेंगे या उनके पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे इनकम वाइज अगर लेता हूं तो लो इनकम और हाई इनकम को जो इकट्ठे लूंगा तो हेट्रोजीनस हो जाएगा। अच्छा, लो इनकम वाले कंट्रीज, सिर्फ लो इनकम कंट्रीज वाले लूंगा तो होमोजीनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है होमोजीनस और हेट्रोजीनस कंट्री में, और सॉरी डाटा में फर्क। ठीक, तो ये क्या है? होमोजीनस के लिए हम जो पैरामीटर है, जो इंटरसेप्ट है वो सबके लिए सेम है, और हेट्रोजीनस में जो इंटरसेप्ट है वो हर ग्रुप के लिए, हर सब ग्रुप के लिए क्या है? डिफरेंट है। ये है लीनियर पैनल डाटा मॉडल। अब हम कैसे एस्टिमेट करते हैं इन मॉडल्स को? एस्टिमेट कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम अब पैनल डाटा के अब है हमारा इसी में कि डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेशन अच्छा, इसमें डिफरेंट मेथड्स में क्या है? हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, और ये तीनों जो हैं, जब हम सिंपल लीनियर मेथड जो पीछे लिखा, सिंपल लीनियर मेथड जो हमने पहले लिखा, सॉरी मेथड नहीं, हम लिखेंगे सिंपल लीनियर मॉडल्स, जो अभी हमने मॉडल्स लिखे, सिंपल लीनियर मॉडल्स फॉर एस्टिमेशन। ठीक है, जो अभी सिंपल लीनियर मॉडल जो हमने पीछे लिखा उसमें एक होमोजीनस के लिए था, एक हेट्रोजीनस के लिए। ठीक, जब हम इन सिंपल मॉडल्स को मेजर करते हैं तो हम किस तरह मेजर करते हैं? बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है विद कॉमन कांस्टेंट, दूसरा है फिक्स्ड इफेक्ट, और तीसरा है रैंडम इफेक्ट। तीसरा क्या है? रैंडम इफेक्ट, फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट। अच्छा, अब इसे बारी बारी डिटेल में करते हैं। बारी बारी क्या करते हैं? डिटेल में करते हैं। तो पहले हम करेंगे विद कॉमन कांस्टेंट। अच्छा, इसमें क्या कांस्टेंट क्या है जो पहले हमने मॉडल में किया? देखिएगा, कॉमन कांस्टेंट हमने किया a प्लस बी एक्स आई टी प्लस म्यू आई टी इज इक्वल टू वाई आई टी। ये मॉडल था जो हमने पहले लिखा। अब इसको विद कांस्टेंट, विद कॉमन कांस्टेंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे?
ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ दोबारा लगे। ये है हमारा। अच्छा, अब जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो कॉमन होगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं, विद कॉमन कांस्टेंट को हम बोलते हैं पूल्ड ओएलएस मेथड, ओएलएस मेथड। अच्छा, हम ये पूल्ड ओएलएस मेथड जो है, इसमें जो कहते हैं, इसमें कॉमन कांस्टेंट होएगा, कॉमन कांस्टेंट होएगा। मैंने आपको पहले बताया, जैसे हाई इनकम, सारे हाई इनकम कंट्री हैं, सारे कंट्री जो है जो हमने लिए वो हाई इनकम है, या सारे ही कंट्री जो है वो लो इनकम। ऐसा नहीं हो सकता कि मिक्सचर हो, कुछ कंट्री हाई हो कुछ लो हो। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये होमोजेनस डाटा के लिए यूज होता है, होमोजेनस डाटा के लिए यूज होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें नो डिफरेंस है, नो डिफरेंस अमंग डाटा मैट्रिक्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कोई डिफरेंस नहीं है। यहां मैं लिखता हूं, इनका प्रॉपर्टी क्या है? नो डिफरेंस अमंग डाटा मैट्रिक्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फिर क्या है कि मॉडल जो है, एक ये हो गया, दूसरा मॉडल एस्टिमेट्स अ कॉमन कांस्टेंट फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये सिंपल है। क्या है? कॉमन कांस्टेंट है, होमोजेनियस डाटा के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो कांस्टेंट है वो सबके लिए सेम होता है, सारे क्रॉस सेक्शंस के लिए, और अमंग द क्रॉस सेक्शन जो है डाटा मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये है हमारा द कॉमन कांस्टेंट मेथड, जिसे पूल्ड ओएलएस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये आ गया हमारा पहला विद कॉमन कांस्टेंट, ये। ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड क्या है? फिक्स्ड इफेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है? फिक्स्ड इफेक्ट मेथड। दूसरा मेथड मैं लिख रहा हूं यहां बेटा, दूसरा सेकंड मेथड क्या है? फिक्स्ड इफेक्ट मेथड। फिक्स्ड इफेक्ट मेथड, जो फिक्स्ड इफेक्ट मेथड है, इसमें क्या करते हैं? अच्छा, अब देखिएगा, कॉमन कांस्टेंट मेथड हो गया, दूसरा फिक्स्ड इफेक्ट मेथड हो गया। कॉमन कांस्टेंट मेथड क्या था? उसमें हमारा जो कांस्टेंट था वो सेम था, कॉमन कांस्टेंट था फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन, हर क्रॉस सेक्शन के लिए एक ही था जो हमारे पास था कांस्टेंट। अब यहां क्या होगा? फिक्स्ड इफेक्ट में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसे हम अल्फा बोल रहे हैं, दैट इज treated as group specific, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफरेंट कांस्टेंट्स फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब इसका मॉडल कैसे लिखेंगे? अब इसका मॉडल जो लिखेंगे वो लिखेंगे, अब आपका ए अल्फा जो है वो कॉमन नहीं है तो इसका लिखेंगे
वाई आई टी इज इक्वल टू एल्फा आई प्लस बीटा एक्स आई टी प्लस म्यू आई टी प्लस म्यू आई टी। अब देखिएगा अल्फा के साथ क्या है, आई, आई फॉर ईच क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब है अल्फा जो है वो हर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जैसे विद कांस्टेंट मेथड को हम बोल रहे थे पूल्ड ओएलएस मेथड, तो इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल एस्टिमेटर। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका सेकंड नेम है लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल एस्टिमेटर, ये लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल एस्टिमेटर, इसको बोलते हैं फिक्स्ड इफेक्ट मेथड को। ठीक है, क्योंकि ये क्यों बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल एस्टिमेटर, क्योंकि ये हर ग्रुप के लिए डिफरेंट कांस्टेंट को अलाउ करता है मेथड में आने के लिए, हर जो है उसके लिए ग्रुप के लिए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है ये हर ग्रुप के लिए एक डमी इंक्लूड करता है, हर ग्रुप के लिए क्या करता है, डमी इंक्लूड करता है। अब जरा इसे लिखने लगे हैं दोबारा, फिक्स्ड इफेक्ट, तो मैं अरेज कर रहा हूं कि फिक्स्ड इफेक्ट ही करेंगे हम यहां से हम यहां सारे को अरेज करें। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, फिक्स्ड इफेक्ट। अच्छा, अब ये हर डमी के लिए हर ग्रुप के लिए एक डमी को इंक्लूड करता है। ठीक है, इंक्लूडेड मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए, इंक्लूडेड डमी वेरिएबल फॉर ईच ग्रुप। अच्छा जी, कैसे, अब ये मैं लिखने लगा हूं, देखिएगा वाई, इसका मॉडल जनरल मॉडल फॉर्म लिख रहा हूं, बीटा 1 x1 आई टी, बीटा 2 x2 आई टी, इसे मैं सोन करूंगा, सोन प्लस बीटा के एक्स के आई टी। ठीक है, प्लस म्यू आई टी। अच्छा जी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव फॉर्म में, ये एक जनरल है विच कैन बी रिटन। अच्छा जी, y इज इक्वल टू डी ए, मतलब हर डमी के लिए एक ए है, प्लस एक्स बी प्लस। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, सॉरी ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब इसको मैं एलैबोरेट करने लगा हूं, y क्या है, ये y जो है ये क्या है, ये है बेटा ये y1 y2, इसको सोन करें तो ये जाएगा yn, ये y का मैट्रिक्स, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, nt मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसी तरह d लिखते हैं, d डमी वेरिएबल, d क्या होगा, d का मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा 1 t 0, ये सोन तो 0। ठीक है, फिर ये डायगोनल में जाएगा, देखिएगा 1 t बाकी सारा 0। ठीक है, ये नीचे तक सारा 0। ठीक है, फिर ये आएगा ये नीचे तक 0, फिर ये आएगा 1 t, फिर ये 0, फिर ये नीचे तक 0,
तो ये हमारे एंड पे जाएगा 1t, ये हमारा डायगोनल जाएगा, ये वाला डायगोनल, ये सारा क्या होगा, ये 1t। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एन टी मल्टीप्लाई बाय एन, एन टी मल्टीप्लाई बाय एन, ये एन है, ये क्या है, ये एन, ये हमारा क्या है नीचे, एन टी मल्टीप्लाई बाय एन, ये इसकी डायमेंशन होगी। अब हम एक्स को लिखते हैं, अब हम किसको लिखेंगे, अब हम इसको लिखते हैं एक्स, एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स होगा, एक्स होगा एक्स 1 1, और ये नीचे जाता जाएगा एक्स 2 1, और ये नीचे सो ऑन करेंगे तो ये जाएगा एक्स एक्स एन 1, एक्स एन 1। ठीक है, एक्स 1 1, एक्स 2 1, एक्स एन 1, ये नीचे इस तरह जाएगा और इस तरफ जाते हैं एक्स, क्योंकि ये सेम इक्वेशन है, हर इक्वेशन का पहला नंबर है, ये 1 जो है फर्स्ट इक्वेशन है, 1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा 1 क्या है फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वेरिएबल, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह चलते जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन की वेरिएबल। ठीक, इसी तरह ये जो है x21 x22 ये चलता जाएगा, तो ये क्या आएगा x2 के, ये देखिए सेकंड इक्वेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिर क्या है xn इक्वेशन, तो यहाँ क्या आएगा xn2, और ये चलता जाएगा xn के, तो ये जो है xn1 xn2 और नीचे ये जाएगा देखिएगा xn के। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी एन टी मल्टीप्लाई बाय के, ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा, अल्फा, नेक्स्ट क्या है अल्फा, ये क्या होगा, ये होगा A1 A2, ये नीचे सोम चलता जाएगा तो ये होगा AN। ठीक है, इसकी क्या होगी डायमेंशन n मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, अब बीटा, ये बी आई बी इसका, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सोन चलता जाएगा नीचे, और ये कहाँ तक जाएगा, बीटा के तक, बीटा के तक। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी के मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, ये आपका आ गया सारा। ठीक है, अब हम ये इस तरह इसे निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो हमें, अब यहाँ से मैं एक बात स्टार्ट करता हूँ, ये आपकी आ गई सारा, कैसे उसको मेजर करते हैं, कैसे हम उसे निकालते हैं। ठीक है, इस पे हम ली स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ली स्क्वायर के जरिए हमारे पास ये सारे पैरामीटर जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए, हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए, फिक्स इफेक्ट या वर्सेस कॉमन कांस्टेंट मेथड, जो पहले हमने किया। क्या हमें वो लगाना है या फिक्स्ड इफेक्ट मेथड लगाना? अगर हम इन दोनों में से चूज करना चाह रहे हैं और हमें समझ नहीं लग रही, तो हम फिर एफ टेस्ट यूज करेंगे। कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? एफ टेस्ट। फिर मैं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि अगर आपको लगता हो कि इस मेथड पे फिक्स लगेगा, इफेक्ट लगेगा या कॉमन कांस्टेंट मेथड लगेगा, तो आपको इसमें से क्या करना है, आपको एफ टेस्ट के जरिए निकालना है। एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस एच नॉट, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जो है
वो है कि सारे अल्फा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ये सब इक्वल है एक दूसरे के। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है एफ टेस्ट का कि नल सारे अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, यहां इक्वल है, ठीक है, ये है नल हाइपोथेसिस। अब इसके अलावा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि ये इक्वल नहीं है, सिंपल। ये क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एफ स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, ये इक्वल नहीं। एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका फार्मूला क्या है भाई, उसका फार्मूला है आर स्क्वायर एफ ई, फिक्स्ड इफेक्ट से जो आया प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट सी कॉमन कांस्टेंट, क्या है कॉमन कांस्टेंट। आर स्क्वायर जो फिक्स्ड इफेक्ट से आया उसमें से जो आर स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट से आया उसको इसको क्या करना है माइनस करना, इसको क्या करना है माइनस, डिवाइडेड बाय n माइनस वन, डिवाइडेड बाय n माइनस वन, इसको फिर डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1 माइनस आर स्क्वायर एफ ई, फिक्स्ड इफेक्ट का जो आर स्क्वायर है उसे माइनस करेंगे 1 से, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, एन टी माइनस एन माइनस के, इसके साथ, ठीक है। और इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, बिलोंग टू क्या है एन माइनस वन एन टी माइनस एन माइनस के, इसके साथ एन माइनस वन, आगे कॉमा एन टी माइनस एन माइनस के। अच्छा जी, अगर तो एफ कैलकुलेटेड जो है, अच्छा मैं आपको बता दूं ये आर स्क्वायर एफ ई का क्या मतलब है, जो आर स्क्वायर फिक्स्ड इफेक्ट से निकला, आर स्क्वायर सी सी का क्या मतलब है, जो आर स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट मेथड से निकला, ठीक है। अगर इफ एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ स्टैट, अगर एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा आपका ये एफ कैलकुलेटेड, ये क्या है, ये एफ कैलकुलेटेड, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा एफ टेबुलर से, तो क्या होगा, हम फिक्स्ड इफेक्ट देन गो टू फिक्स्ड इफेक्ट, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, हम फिक्स्ड इफेक्ट की तरफ निकालेंगे, क्योंकि जब f कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा f टैब से तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, सारे कांस्टेंट इक्वल है, तो हमारा तो विद कॉमन कांस्टेंट ये तभी हम लगाते हैं जब सारे कांस्टेंट इक्वल होते हैं। अच्छा, इस जब f कैलकुलेटेड f टेबुलर से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि भाई सारे कांस्टेंट इक्वल नहीं है, तो क्या लगेगा, फिक्स्ड इफेक्ट लगेगा। अगर f टेबुलर बड़ा होगा f कैलकुलेटेड से, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम रैंडम इफेक्ट और सॉरी फिर हम कॉमन कांस्टेंट वाले मेथड की तरफ लगाएंगे, क्योंकि तब हमारा h नॉट जो है वो एक्सेप्टेड होगा और उसका मतलब होगा कि सारे जो है कांस्टेंट वो क्या है, वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब फिक्स्ड इफेक्ट जो है वो क्या करता है, यहां तक हो गया हमारा कि हम चूज कैसे करते हैं फिक्स्ड इफेक्ट और यहां कॉमन कांस्टेंट इफेक्ट्स। अब हम करेंगे एडवांटेजेस, फिक्स्ड इफेक्ट के एडवांटेजेस। फिक्स्ड इफेक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, अच्छा फिक्स्ड इफेक्ट पहले क्या करता है, पहला फिक्स्ड इफेक्ट जो है वो कैप्चर करता है ऑल इफेक्ट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, कैप्चर इफेक्ट कि कैप्चर इफेक्ट करता है जो तो हर इंडिविजुअल, जैसे एक कंट्री है उसका जियोग्राफिकल जो है वो चेंज है, ठीक है, उसका जियोग्राफिकल जो है फैक्टर्स वो डिफरेंट है, ये उसका नेचुरल नेचर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो कंट्री वाइज तो चेंज होती है लेकिन जो है टाइम वाइज चेंज नहीं होती, ठीक। फॉर एग्जांपल दो कंट्री हैं,
एक कंट्री है वो जो है वो डेजर्ट एरिया है, और दूसरा कंट्री है वो जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है। तो ये जो फिक्स्ड इफेक्ट है उस इफेक्ट को कैप्चर करेगा, जो ये टाइम के साथ ना बदलेगा ना बढ़ेगा। जैसे नेचर है, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर है कि एक जो है वो एक कंट्री जो है वो माउंटेनियस एरिया है, दूसरा कंट्री जो है वो प्लेन एरिया। तो ये टाइम के साथ नहीं बदलता, ये कंट्री वाइज बदलता है। तो ऐसे सारे इफेक्ट्स ये कैप्चर करता है जो स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंट्री, और दूसरे लफ्ज में कोई क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कोई भी फैक्टर इसको कैप्चर करता है। विच वेरी फ्रॉम क्रॉस सेक्शन टू अदर क्रॉस सेक्शन बट नॉट ओवर टाइम। मतलब ये टाइम के साथ होने वाली चेंजेस जो है उसको कैप्चर नहीं कर रहा। ये किसके साथ, ये फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अदर क्रॉस सेक्शन जो डिफरेंस आ रहा है उसे कैप्चर कर रहा है, वो इफेक्ट्स को कैप्चर करता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरे सूरत में अगर बहुत सारे कंट्रीज हों, अगर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हो जाएं तो बड़ा इम्पॉसिबल होता है एक ही कॉमन कांस्टेंट को मेजर कर रहा उन सब कंट्री के। तो फिर कंट्रीज क्या करते हैं, रिसर्चर क्या करते हैं, वो जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑल वेरिएबल्स को, ठीक है। और जो है फिर हम टाइम डमी भी लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर टाइम डमी भी लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ फिक्स्ड इफेक्ट में क्या ले रहे हैं, वो क्रॉस सेक्शन का डमी ले रहे हैं, हर क्रॉस सेक्शन का एक डमी ले रहे हैं। लेकिन जब हम हर टाइम पीरियड का भी एक डमी ले लेते हैं तो फिर उसको कहते हैं टू वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, टू वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, टू वे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। इसमें क्या है, इसमें क्रॉस सेक्शन डमी भी है, क्रॉस सेक्शन डमी, और उसके साथ साथ क्या है, टाइम पीरियड डमी भी है। और ये जब क्रॉस सेक्शन डमी और टाइम पीरियड डमी होगा तो इसका मतलब है ये सारे इफेक्ट्स जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं उसे भी कैप्चर करेगा, और सारे इफेक्ट्स जो क्रॉस सेक्शन के साथ चेंज हो रहे हैं उसे भी चेंज करेगा। अच्छा जी, अब यहां तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, when n is large, तो हम लगाते हैं फिर रैंडम इफेक्ट मॉडल। रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या है, रैंडम इफेक्ट है, इसमें हम जो फिक्स्ड इफेक्ट में कांस्टेंट लेते हैं ना, जो कॉमन, जो सबके लिए डिफरेंट होता है स्पेसिफिक के लिए, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट जो है वो हम कांस्टेंट इज नॉट ट्रीटेड एज फिक्स्ड। ये देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसे हम एज अ फिक्स ट्रीटेड नहीं करते, बट एज रैंडम पैरामीटर। क्या है, जो कांस्टेंट हम फिक्स्ड इफेक्ट में ले रहे थे उसको हम एज अ फिक्स नहीं करते, उसको क्या यूज करते हैं, रैंडम पैरामीटर। अब रैंडम पैरामीटर क्या है, रैंडम पैरामीटर वो है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जिसको हम इस तरह, जो ए आई था जो हम कांस्टेंट में लिख रहे थे, हम कहते थे दिस इज फिक्स, उसको हम किसके इक्वल लेते हैं, ए प्लस वी आई। अच्छा, वी आई क्या है, वी आई जो है वो उसका जीरो मीन है, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल। तो जब हम ए को इसके इक्वल कर देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, फिर ये बन जाता है रैंडम इफेक्ट। अभी हम पुट करते हैं, देखिए फिक्स्ड इफेक्ट की एक इक्वेशन लिखी, वाई आई टी इज इक्वल टू ए आई प्लस बीटा 1x1 आई टी प्लस बीटा 2x2 आई टी। इसको सोन चलते जाएं तो ये आएगा बीटा के एक्स के आई टी प्लस म्यू आई टी, ये था। ठीक है जी। अब इसे हम लिखेंगे, जब हम ए आई की जगह हम अल्फा आई की जगह ये पुट करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, वाई आई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, इसको प्लस बाकी सारी इक्वेशन है, बाकी सारी क्या इक्वेशन है एज सच, ऐसे सिर्फ इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ए प्लस बी आई। जब इसे सॉल्व हम करेंगे तो ये वी आई जो है ये किसके साथ लगेगा जाके, ये म्यू आई टी के साथ लग सकता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई आई टी इज इक्वल टू ये वाला है प्लस बाकी सारी इक्वेशन b1x1 आई टी प्लस b2x2 आई टी b के x के आई टी प्लस ये वी आई इसके साथ पी आई प्लस म्यू आई टी, ये देखिए। ठीक है जी, बस ये फर्क है। ठीक है, अच्छा अब यहां हमने क्या किया, ये जो है अब हमारे पास फिक्स इफेक्ट, ये रैंडम इफेक्ट आ गए। ठीक है, इसमें हमने एक और वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब जब फिक्स्ड इफेक्ट इसके जो पैरामीटर है वो निकाले जाते हैं लीस्ट स्क्वायर से। मैंने आपको पहले भी बताया, लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसके पैरामीटर किससे निकाले जाते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो जो आपका रैंडम इफेक्ट इसके पैरामीटर निकाले जाते हैं जीएलएस से, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर से। ठीक है, अब मैं अगर दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं, मैं इन दोनों को क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। जो फिक्स्ड इफेक्ट पैरामीटर निकाले जाते हैं, फिक्स्ड इफेक्ट एस्टिमेट किया जाता है किस मेथड से, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। लीस्ट, यहां मैं लिखता हूं लीस्ट स्क्वायर मेथड से। और ये क्या अज्यूम करता है, क्या कहता है, ये कहता है ईच कंट्री डिफर इन इट्स इंटरसेप्ट। हर कंट्री जो है वो एक दूसरे से इंटरसेप्ट की वजह से डिफर हो रहा है। अब मैं लिखता हूं रैंडम इफेक्ट। रैंडम इफेक्ट क्या है, इसके जो पैरामीटर है वो निकाले जाते हैं जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। और इसमें क्या कहा जाता है, हर कंट्री जो है, ईच कंट्री डिफर्स इन इट्स एरर टर्म। हर कंट्री जो है वो एक दूसरे से डिफर करता है अपने एरर टर्म की वजह से। ठीक है, हम ज्यादातर बैलेंस में फिक्स्ड इफेक्ट लगाते हैं और जो अनबैलेंस रहता है उसमें हम रैंडम इफेक्ट लगाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक ये डिफरेंस आ गया इनका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक डाटा है, आप देखना चाह रहे हैं, पैनल डाटा है, आप देखना चाह रहे हैं, उस पर फिक्स्ड इफेक्ट लगेगा, यहां रैंडम इफेक्ट लगेगा। मैंने आपको फिक्स इफेक्ट करवा दिया, मैंने अब आपको रैंडम इफेक्ट करा दिया। अब आप देखना चाह रहे हैं फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट, इन दोनों में से आपने चूज करना है कि आपके डाटा पे सूटेबल क्या है। तो फिर हम लगाएंगे हॉसमैन टेस्ट। क्या लगाएंगे? हॉसमैन टेस्ट। हॉसमैन टेस्ट जो है वो हॉसमैन ने 1973 में दिया, 1973 में दिया। क्या करता है ये आपको बताता है कि विच मॉडल शुड बी चूज। आपको चॉइस करनी है बिटवीन फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट, इन दोनों में से क्या चूज करना आपने। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें ये दो हाइपोथेसिस देता है, दो हाइपोथेसिस देता है। एक हाइपोथेसिस है एच नॉट, नल हाइपोथेसिस, और दूसरा है हॉसमैन टेस्ट के दो हाइपोथेसिस हैं, और नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस ऑफ नो कोइंटीग्रेशन, नो कोइंटीग्रेशन। नो कोइंटीग्रेशन इसमें क्या है कि बोथ एच नॉट क्या है, बोथ ओ एल एस एंड जी एल एस एस्टिमेटर, जो हमने एस्टिमेटर्स निकाले, एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट, but OLS is inefficient। ठीक है, अब नीचे हम लिखेंगे H1। H नॉट क्या है? बोथ OLS एंड GLS एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट बट OLS इज इनएफिशिएंट, ये है H नॉट। H1 क्या है भाई? जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, OLS is consistent but GLS is not। देखिए, OLS किस में लग रहा था? हमारा फिक्स्ड इफेक्ट में। GLS किस में लग रहा था? रैंडम इफेक्ट में। अच्छा, यहां देखिएगा, यहां OLS इज इनएफिशिएंट, तो इसका मतलब है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, अब यहां अज्यूम किया जाता है, यहां क्या किया जा रहा है? अज्यूम किया जा रहा है टू एस्टिमेटर है, फर्ज करें दो एस्टिमेटर हैं, बीटा नॉट एंड बीटा वन, ये एस्टिमेट किया हमने। ठीक है, और पैरामीटर जो बीटा हमने लिखा हुआ था वेक्टर का, आपको याद है हमने पीछे बताया वेक्टर बीटा, इसके दो पैरामीटर बी नॉट है, बी वन है। अब इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा? देखिए, ये बीटा नॉट जो है ये कॉमन है, ये कांस्टेंट है, और बीटा वन जो है वो GLS का है। तो हम हॉसमैन टेस्ट का हम देखेंगे, इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा। पहले हम नल हाइपोथेसिस बता देते हैं इसके। H1 H नॉट क्या है? बीटा नॉट एंड बीटा वन, ये क्या है जी? ये दोनों कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट, बट बीटा नॉट इज इनएफिशिएंट।
पहला बिल्कुल ऐसे बीटा नॉट हमने लिखा है, बीटा नॉट एस्टिमेटेड हमने लिखा है ली स्क्वायर की जगह, बीटा वन एस्टिमेटेड हमने लिखा है जीएलएस की जगह, ये जीएलएस की जगह, ये बीटा नॉट की तरह। इसी तरह H1 में लिखेंगे, H1 क्या है, ओएलएस है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बीटा नॉट। बीटा नॉट इज कंसिस्टेंट बट बीटा वन इज नॉट, बट बीटा वन इज नॉट। ठीक है, ये हमारा आ गया कंप्लीट। अब हम यहां तक हमारा डिफाइन हो गया, हम करना क्या चाह रहे हैं। अब हमने चूज करना है दोनों में से कि फिक्स्ड इफेक्ट लगाना है कि रैंडम इफेक्ट लगाना है। उसके लिए हम हॉजमैन स्टैटिस्टिक्स मेजर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हॉजमैन स्टैटिस्टिक्स मेजर करेंगे। हॉजमैन स्टैटिस्टिक्स क्या है, H, ये हम मेजर करेंगे, देखिएगा बी नॉट एफ ई। फिक्स्ड इफेक्ट का जो बीटा आएगा माइनस जो हमारा रैंडम इफेक्ट का आएगा आर एफ। इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएंस बीटा एस्टिमेटेड फिक्स्ड इफेक्ट। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, वेरिएंस बीटा रैंडम इफेक्ट, वेरिएंस बीटा रैंडम इफेक्ट। ठीक है, इसकी ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ये वाला, ये पूरा ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे -1, इसके ऊपर लिखेंगे -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे लिखेंगे -1 के आगे बीटा फिक्स्ड इफेक्ट माइनस बीटा रैंडम, और इसको हम लिखेंगे काई स्क्वायर के साथ, इसको पैर करेंगे काई स्क्वायर। अच्छा जी, अगर हमारी कैलकुलेटेड H कैलकुलेटेड ग्रेटर होगी H टेबुलर के साथ या स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, देन रिजेक्ट H नॉट। जब हम H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो फिर हम रैंडम इफेक्ट लगाएंगे, रैंडम अच्छा, अगर तो ये जो H कैलकुलेटेड है, H स्टैटिस्टिक्स जो है वो ग्रेटर है H टेबुलर वैल्यू से, तो फिर हम फिक्स्ड इफेक्ट लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, फिक्स्ड इफेक्ट, फिक्स्ड इफेक्ट। और अगर जो है H टेबुलर वैल्यू स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा हो, तो फिर हम लगाएंगे रैंडम इफेक्ट। रैंडम इफेक्ट, ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। फिक्स्ड इफेक्ट कब लगाएंगे और रैंडम इफेक्ट अगर हमने उनमें चूज करना होगा तो हॉजमैन टेस्ट को लगाएंगे।